Hello, good morning, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है सितंबर 13 2023। सो देखते हैं हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एमसीक्यू देखते हैं। उस एमसीक्यू में हमारे पास है 47 वाला एमसीक्यू और हम ये यूपीएससी 2020 का सीरीज नंबर ए को देख रहे हैं। ओके, सो देखते हैं क्या है। Which of the following statement are correct regarding the general difference between the plant and animal cell? तो प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट होता है उसको हमें यहाँ पे समझना है। ओके, सो देखते हैं। प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल्स एंड while एनिमल सेल्स डू नॉट। यानी प्लांट सेल जो होते हैं वो सेलुलोज सेल्स रखते हैं और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास नहीं होता है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट जो सेल्स होते हैं उनके पास आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके विपरीत अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं। मैच्योर प्लांट सेल हैज ऑन लार्ज वॉकल, यू कैन से दैट इज रसदानी। ओके, while animal cell has many small vowels। सो क्या दिया है इसमें? select the correct answer using the code given below 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। ओके, थोड़ा सा हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं हम क्या दिया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये नहीं होती। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती। और उसके बाद है हमारे पास इसके विपरीत अगर हम बात करें तो प्राणी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये होती है। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं तीसरे पर। परिपक्व जो पादप कोशिकाओं में एक बृहद रसदानी, यू कैन से दैट बॉकल्स। ओके, और जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसदानियां होती है। तो इसके लिए भी हमारे पास वही दिया। अब इसमें आप किस तरीके से निकालेंगे थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कर देंगे। ये थोड़ा सा आपको चलिए ठीक लग रहा है कि इसमें सेलुलोज सेल्स वॉल्स और जो होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होते। कहीं तक ठीक है, बेटर है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा होगा ही। ठीक है, सो अब हम देखते हैं क्या है। अब अब दूसरा वाला हमारे पास है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स व्हिच डू। ये थोड़ा सा हमें अपोजिशन लग रहा है तो हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एमसीक्यू का इसका आंसर पता है तो देन कमेंट बॉक्स में जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स करंट में इन न्यूज, जो कि हमारा पीआईबी। देखिए मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ाता हूँ ना ये पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो 12 सितंबर एक दिन हम लीड का देखते हैं। तो क्या है हमारे पास? पहला है हमारे पास पिथौरा पेंटिंग। ये आपको मिलेगी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। एक्चुअली में क्या है ना कि अभी कुछ पेंटिंग्स को उसमें शो करने की कोशिश की गई थी जी 20 में। जी 20 में ओके, तो इसी के रिगार्डिंग कुछ पेंटिंग न्यूज में रही, उनको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है यहाँ से हमारा आर्ट एंड कल्चर का एमसीक्यू फुट जाए। तो देखते हैं क्या है। पिथौरा पेंटिंग आपको मिलेगी गुजरात, राजस्थान और एमपी में। ठीक है, और अंगोरा एंड पश्मीना। पश्मीना तो आपको पता ही है। अगर अंगोरा दिया हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और मुझे लगता है अगर आपको पश्मीना दिया होता तो आप डेफिनेटली बता देते कि ये भाई नॉर्थ साइड में कहीं होगी। ओके, सो अंगोरा और पश्मीना ये दोनों ही है। ये मिलेगी आपको लेह लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश में। क्लियर कट है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेटल अंबारी क्राफ्ट। ये आपको मिलेगा राजस्थान में। क्लियर कट। गोंड पेंटिंग आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। और उसके बाद सौरा पेंटिंग ये मिलेगी आपको उड़ीसा में। तो इनको इंक्लूड किया गया था जी 20 समिट्स में शो कराने के लिए, दिखाने के लिए। ओके, सो आपको इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते थे बस, अगर आपके लिए ओनली पेयर 1, 2, 3 में दिया हो। बाद बाकी आपका आइडिया लगाना इम्पॉसिबल हो जाता था थोड़ा सा। बट आपको उसको क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जिसको पता है वो ठीक है, नहीं पता वो रिवाइज कर ले। सो पिथौरा पेंटिंग, अंगोरा, मेटल अंबारी, गोंड पेंटिंग एंड सोरा पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है एक है फनीगिरी। ये आर्ट फैक्ट है। ठीक है, और ये है कहाँ? ये मिलेगा आपको तेलंगाना में। क्लियर है। कब की बात है ये? फनीगिरी आर्ट फैक्ट की बात करें तो ये 200 बिफोर कॉमन इरा से 400 कॉमन इरा तक। ओके, ये डिस्कवर कब किया गया? 1942 में। फिर रीडिस्कवर भी किया गया 2003 में। फनीगिरी आर्ट फैक्ट्स। ठीक है, अच्छा ये प्रोवाइड क्या कराता है हमें, इस क्या पता चलता है इसे? इससे हमें पता चलता है एविडेंस ऑफ द डिफिकेशंस ऑफ द बुद्धा।
और बुद्धा वेयरिंग द रमन टोगा, रोमन टोगा। बुद्धा ने क्या पहन रखा है? रोमन टोगा को पहन रखा है, ये हमें शो करता है। ओके, उसके बाद हम थोरंस, ये वर्ड्स है आपके लिए। क्या होता है यूपीएससी में ज्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो टर्मिनोलॉजी इस तरीके से, बुद्ध वाला तो कोई छूटना ही नहीं चाहिए हमसे, क्योंकि बुद्ध और जैन वाला एमसीक्यू 101% आपका एक ना एक क्वेश्चन मिलता है। सो उसमें आपके पास मिलता है थोरंस। ये है क्या है? ये महायान और हीनयान दोनों स्कूलों को दिखाता है। ये आपको क्लियर कट कर लेना है। थोरंस जो है ना, वो महायान और हीनयान दोनों स्कूलों को दिखाता है। क्लियर कट है। उसके बाद जीआई टैग का एमसीक्यू हमारा बनना बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, तो हम जीआई टैग को देखने की कोशिश करते हैं। क्या है सबसे पहले हमारे पास सागो। सागो आप ऐसे सैगो बोलते हैं इसे, आप लगा सकते हैं। जैसे बहुत से जो लोग मैं बताऊं जो घर से दूर रहते हैं ना, उनको तो ये पल्ले नहीं पड़ता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साबूदाना। ये आपको घर मिलेगा। ठीक है, घर क्या है यार, जहाँ रहते हो अकेले बनाने की इच्छा नहीं पड़ती है ना, जो लोग हॉस्टल हाउस में रहते हैं। सो सागो की बात करें, ये इसको हिंदी में कहते हैं हम साबूदाना। इसको जीआई टैग मिला है। और ये एक्चुअली में अभी कहाँ है, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ, आपका तमिलनाडु में। ओके, सो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई, थोड़ा सा हम देखते हैं। ये आपका स्मॉल हार्ट ग्लोबुलस और पियल्स, ठीक है, जो मोती टाइप के होते हैं उनकी तरह ये होता है ना, गोल गोल होता है, आपने देखा होगा साबूदाना। ठीक है, और इसको ज्यादातर जो जिम करते हैं ना वो लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है आपका रॉ टैपिकॉस। अब टैपिकॉस का है, इसको हम हिंदी में कहते हैं कसावा। कसावा सुना होगा आपने, कसा भी उसी टाइप का होता है। ठीक है, सो इसमें ये अगर हम बात करें सागो की, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज्यादा होता है, बट इसमें प्रोटीन मिनरल्स एंड विटामिन कम होते हैं। ओके, और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत एनर्जी देता है, गेव रैपिड एनर्जी। अब हम टैपिको की बात करें, तो ये आपका कसावा है। कसावा सुना होगा आपने हिंदी में। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, पहले तो आपको ये समझना है। और ये ग्रो कहाँ होती है? ट्रॉपिकल वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल जो 100 सेंटीमीटर हो पर ईयर के हिसाब से, वहां पर ये ग्रो होती है टैपिको का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है, आपने सुना होगा फाइबर टू दी होम। अगर ऐसे लिख के आ जाए आपके पास FTTH, ये क्या है? ये पूछ लेता है वन वर्ड्स में। तो ये आपका क्या करता है, जैसे जो रूरल एरिया में या इंडिविजुअल लोग रहते हैं, उन तक फाइबर कनेक्शन देना है नेट का, और जो इस तरीके से नेट को चला पाए। सो वही है टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ऑप्टिकल फाइबर टू डिलीवर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल बिल्डिंग। ओके, उसके बाद है हमारे पास, इसको लॉन्च किसने किया? FTTH को। तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस ने इसको लॉन्च किया। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, देखिए, अगर आपके पास कहीं भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड फोल्कलोर, यू कैन से दैट, जो रीति रिवाज चली आती हैं, उन सबको रिलीज करने का काम करता है विपो, जिसे कहते हैं आप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स या नैनो हाइब्रिड्स। ये एक एक्चुअली में, ये अब देखिए, ये है तो फिजिक्स का वर्ड, बट ये काम किस में करेगा? ये काम करेगा आपके कैंसर को क्योर करने में। कैंसर को क्योर करने में ये काम करेगा। अच्छा, अब इसकी बात करें, ये बने किसके होते हैं? हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स ये बने होते हैं गोल्ड के, कॉपर सल्फाइड्स के। ठीक है, उसके बाद ये यूज किसमें होगा? ये क्योर करेंगे कैंसर को सेल यूजिंग हीट। जो क्या यूज करते हैं? हीट को। ओके, नैनो हाइब्रिड की बात करेंगे, जो 8 नैनोमीटर से कम होता है। और नैनो, देखिए, दोनों ये हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। नैनो पार्टिकल तो आपको पता है, जो 1 to 100 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर आपका 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। बट आपका नैनो हाइब्रिड हो सकता है आपको नहीं पता हो, जो कि 8 नैनोमीटर से कम होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं पूछे जाएं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि ये हाइब्रिड है, ये पार्टिकल्स है। तो हाइब्रिड वाला जो है वो आपका 8 नैनोमीटर से कम होता है साइज में, और पार्टिकल जो होता है आपका वो 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास है ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर रोबोटिक, है ना। रोबोटिक के बारे में अब तक हमने नहीं पढ़ा था। मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो है ना वो रैंक है 10th आती है, यानी कि 10वें रैंक पर है अगर हम ग्लोबली बात करें। ठीक है, वर्ल्ड रिपोर्ट, जो वर्ल्ड रोबोटिक रिपोर्ट सिखाती है 2022 वाली, उसमें हमारी रैंक जो है वो कौन सी है? 10वीं है। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको रिलीज किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू कैन से दैट मेटी। तो मेटी के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? रिलीज किया गया ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजिक
फॉर द रोबोटिक, ये आपको याद रखना है। यानी कि एनएसआर को अगर रिलीज कर रही है तो कौन, मीटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एम क्या है, इंडिया को रोबोटिक लीडर बनाना 2030 तक। क्लियर। आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी कि एसपीसी। इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई और फर्स्ट मीटिंग में इसने बहुत अच्छा काम किया। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनने जा रही है रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। तो आपको यही चीजें पढ़नी होती हैं, थोड़ी सी पूछ लिया जाए आपसे, एशिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है वो कहाँ बनेगी, तो वो बनेगी आपकी रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ओके। और ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है, जैसे इसमें अरामको सऊदीया का है, एडीएनओसी जो यूएई का है, और इंडिया कंपनीज भी शामिल है। ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है। ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है पढ़ने के लिए इसमें अबाउट डीएसपी एक्ट 1946। तो डीएसपी दिल्ली स्पेशल पुलिस, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं क्या है। ये इन्वेस्टिगेट करती है जो आपका ब्रेवरी से रिलेटेड हो या करप्शन से रिलेटेड हो, ठीक है। और किसके द्वारा, और इनको कौन देखता है, वो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं। ओके। अच्छा, और इसकी अगर हम सीबीआई को पावर मिलती है इससे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो केस हैं ड्राइव फ्रॉम दिस एक्ट, जो इस एक्ट से ड्राइव किए गए। इसका सेक्शन 6A क्या गया था, ये थोड़ा सा न्यूज में क्यों रहा और 2003 में इसको इंसर्ट किया गया। इसका सेक्शन 6 यानी कि डीपीएसपी एक्ट का जो 2003 में इंसर्ट किया गया, वो ये कहता है कि भैया अगर किसी भी जो करप्शन जॉइंट सेक्रेटरी है उससे ऊपर का है, अगर उसके खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आपको प्रायर सेक्शन परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। ओके। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। हालांकि वो न्यूज में तो वैसे ही है, बट मैंने आपको बता दिया कि जो सेक्शन 6 है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जब ये बॉडी आएगी तो उसको हम और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, है ना। अभी मैंने आपको उसका रफली बेसिस बता दिया। अब देखते हैं हम क्या है हमारे पास। देखिए, निपा ब्रेक आउट अगेन इन केरला, 20 क्लेम 2 लाइव्स। देखिए, निपा वायरस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अभी उससे पहले हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। निपा वायरस जो है वो केरला में फिर से आना स्टार्ट हो गया है, और इसमें लगभग 2 लोगों की डेथ हो गई, और कहाँ पर हुई है, कोझिकोड में। ठीक है। कोझिकोड जो डिस्ट्रिक्ट है किसका, केरला का। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं क्या है। 2 और केस मिले इसमें जो ट्रांसमिटेड होते। ये एक्चुअली में निपा वायरस ऐसा है कि आपका एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन ये ट्रांसफर होता है। जैसे आपका चमगादड़ है उससे भी ट्रांसफर हो सकता है, या पिग है, सुअर है ना, उससे भी ट्रांसफर हो सकता है, या ह्यूमन टू ह्यूमन है उससे भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें हम, 2 जो डेथ हुई थी वो उनमें से जो एक तो एज की एक की एज थी 44, एक की एज थी 40, है ना। तो 30 सितंबर, और एक जो केस हुआ 44 वाला वो एक 30 सितंबर को डेथ हुई, एक की 11 को हुई, है ना। 11 सॉरी 30 अगस्त, 30 अगस्त को एक की डेथ हुई और एक की आपकी 11 सितंबर को। बट ये सारी चीजें हमें पढ़ने के लिए नहीं है, हमें पढ़ना क्या है इसमें वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसका सैंपल वगैरह पुणे भेज दिया गया बाय द गवर्नमेंट, है ना। अब देखते हैं क्या है हमारे पास, निपा वायरस को देखते हैं। तो निपा वायरस एक्चुअली में ये जूनोटिक वायरस है। तो सबसे पहले आपके लिए ये आ जाता है कि निपा वायरस कैसा है, तो ये आपको क्लियर करना है, ये जूनोटिक वायरस है। कारण क्या है, अब जब पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है जूनोटिक है या नहीं, पहले तो यही क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। तो यस, जब ये आपका पिग के द्वारा फैल रहा है या फिर बैट के द्वारा फैल रहा है तो जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब क्या है, जेनेटिक का मतलब है कि कोई भी चीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो, ये आपको समझना है। ठीक है। ये फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कब किया गया, निपा वायरस को, वो किया गया था, थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं 1999 में। ठीक है। और ये जैसे फ्रूट बैट्स जो फ्रूट बैट्स होते हैं, है ना, आर कंसिडर्ड द नेचर रिजर्वोयर ऑफ द वायरस। ह्यूमन कैन बिकम इन्फेक्टेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड बैट्स, पिग्स, अदर इन्फेक्टेड पीपल्स। तो ये आपको मैंने अभी इस आर्टिकल्स में भी क्लियर कर दिया कि अगर इन्फेक्टेड बैट्स है उसके कॉन्टेक्ट में भी अगर पर्सन आता है तब भी उसको निपा वायरस हो जाएगा, पिग आता है तब भी होता है, तब भी हो जाएगा, और इन्फेक्टेड पीपल है तब भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं निपा वायरस के बारे में। ये आपके इसके कुछ सिम्टम्स हैं फ्रॉम द, जैसे आपका फीवर होगा, आपको हेडेक होगा, है ना। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, जो श्वसन लेने की क्रिया है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। ठीक है। सो और ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी, एनसीफिलिटीज, है ना। ये जो जापान एनसीफिलिटीज जो येलो फीवर वायरस है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो मोर्टेलिटी रेट है ये बहुत ज्यादा हो जाती है, और विद नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल। अभी देख रहे हैं आप, ये क्यूरेबल नहीं है। अभी क्यूरेबल होता तो इतनी समस्याएं नहीं आती, तो फिर ये न्यूज में देता क्यों।
क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है तो वो फिर रोल है, तो निमोनिया को एक्चुअली में इतना हाईलाइट फ्रंट पेज पे नहीं देगा द हिंदू। ठीक है। अब क्या है, इसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे कॉन्टैक्ट, जो एनिमल वो वाला कॉन्टैक्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए गुड हाइजीन की, है ना। इम्प्लीमेंटिंग क्वारंटीन प्रोसीजर भी थोड़ा सा करना चाहिए। निपा वायरस रिलेटेड रेयर बट दे हैव कैन सीरियस पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस। ये रेयर तो है, बट ये नहीं कि ये आपका आपको थोड़ी सी इसकी क्वेश्चन भी रखेंगे। सिम्टम्स मैंने बता दिया आपको क्या है, कि यही है कि भाई अगर आपको निपा वायरस होगा तो क्या होगा, आपका जैसे फीवर आ जाएगा आपको, ठीक है। आपका मसल्स पेन होगा थोड़ा सा, मसल्स पेन होगा आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका मसल्स पेन के बाद थोड़ा सा हम देखेंगे जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो भी होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें निपा वायरस की हैं। क्लियर हो गया होगा आपको निपा वायरस क्या है, कब आया, ठीक है, कैसे फैलता है। तो आपको इसमें निपा वायरस जब भी आपकी टर्मिनोलॉजी आए तो आपको जोनोटिक, उसके बाद आपको थोड़ा सा याद रखना है ये आपका वैट और पिग, ठीक है, बस हो गया प्रीलिम्स के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिटेल इन्फ्लेशन एज फ्लड प्राइसेस, सॉरी फूड प्राइसेस स्टिल वाइड्स। ये फ्लड वाला बार बार मेरे माइंड में ये लीबिया वाला आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे इस तरीके से 2300 की डेड हो गई, है ना। सो देखते हैं क्या है इसमें। अब इस आर्टिकल्स में देखने को रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो खुदरा आपकी जो मुद्रास्फीति होती है, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अभी आप देख रहे हैं कम हो रही है, किस तरीके से जो महंगाई है वो कम हो रही है थोड़ी सी, है ना। अगर हम जुलाई की बात करें तो 7.44% जुलाई, और अगस्त की बात करें तो 6.83%। अच्छा, आगे क्या दिया है इसमें देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इज स्लाइटली टू कितना, 6.83% अगस्त की बात है, और 15 मंथ हाई थी 7.14 इन जुलाई में। बट द राइज इन द फूड प्राइस रिमेन at the around 10%, the rural consumer continue to face over 7% inflation। मतलब भारत की अगर खुदरा मुद्रास्फीति, इससे देर ये थोड़ा सा हिंदी में बोलने में मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा है। तो जुलाई में 15 महीने के उच्चतम 7.4% से थोड़ी कम होकर अगस्त में कितनी रह गई है, 6.83%। ठीक है। लेकिन अगर हम खाद्य कीमतों में वृद्धि के लगभग 10% पर बनी रही, और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 7% से अधिक मुद्रास्फीति का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अब अगर हम साल दर साल की बात करें तो जुलाई में सब्जियों की कीमत की बात करें तो 37.4% बढ़ गई, ठीक है। ये दिया है यहाँ पे। उसके बाद लेकिन अभी जो इसकी हम रेट की बात करें तो वो 26.1% के उच्च स्तर पर ही थी, ठीक है। अनाजों की बात करेंगे थोड़ी सी, अगर हम अनाजों की बात करें तो अनाज की जो आपकी इन्फ्लेशन है वो थोड़ी कम हुई है, जुलाई में लगभग 13% से लेकर और अगस्त में 11.85%, ठीक है। और लेकिन अगर हम खरीफ बुआई की बात करें तो चिंताओं में आने वाली जो है आपकी महीनों की दालों की कीमतों फिर से थोड़ी 13% बढ़ी है ना। अच्छा, आगे देखते हैं जुलाई में देखिए यहाँ पे दिया है व्हाइल इन 5.8% सिक्वेंशियल ड्रॉप इन वेजिटेबल प्राइस। और अगर हम जुलाई में सब्जियों की कीमत की बात करें तो 5.8% की कीमत जो है उसमें गिरावट आई है अगस्त तक की, अगर हम रिटेल देखते हैं तो, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका योगदान किसने दिया है, कपड़ा, जूता, आवास और बहुत सारी वस्तुएं हैं ऐसी। तो थोड़ा सा अब हमें पढ़ना है क्या है इसमें से रिटेल इन्फ्लेशन क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, इसको आप कंज्यूमर इन्फ्लेशन कहिएगा या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों एक ही बात है। तो ये आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि रिटेल इन्फ्लेशन को आप कंज्यूमर इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक ही बात है। इसको मेजर किया जाता है एवरेज चेंज ओवर द टाइम, ओवर द समय के साथ साथ इसको भी क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ये जो प्राइस है इनको अर्बन कंज्यूमर्स फॉर द मार्केट बास्केट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस को लेकर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भैया इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए, ठीक है। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द जनरल पॉपुलेशन के लिए। सो इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जैसे रिटेल इन्फ्लेशन है कंसीडर ए वाइड रेंज ऑफ द कंज्यूमर, जैसे गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड आता है इसमें, हाउसिंग आती है, क्लोथिंग आती है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, हेल्थ केयर आती है, एंड एंटरटेनमेंट आता है। ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं किसके, रिटेल इन्फ्लेशन या फिर यू कैन से दैट कंज्यूमर इन्फ्लेशन या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशंस की। तो गवर्नमेंट जो स्टैटिक्स एजेंसी है, ठीक है, वो कैलकुलेट करती है किसको, सीपीआई को, बाय द कलेक्टिंग डाटा ऑन द प्राइस ऑफ 1000 आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स ले लिए उसको लेके इसको काउंट किया जाता है।
और वेटिंग देम बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस इन द एवरेज कंज्यूमर बजट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन रेट की। तो इन्फ्लेशन रेट क्या है? द रिटेन इन्फ्लेशन रेट इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज एंड इंडिकेटर हाउ मच प्राइस हैव इंक्रीज, कितना प्राइस बढ़ा है ओवर द स्पेसिफिक पीरियड, ये दिखाता है हमें इन्फ्लेशन रेट, और वो भी मंथ और ईयर के बेस पे। फॉर एग्जांपल की बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट इज 3%। ठीक है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो रेट है वो 3% है। इसका मतलब ये हुआ कंज्यूमर प्राइस हैव इंक्रीज बाई द 3% कंपेयर द प्रीवियस पीरियड। सो अगर हम इसको इसके केजेस क्या हो सकते हैं, कंट्रोल इफेक्ट क्या है, सो देखते हैं केजेस की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग चेंज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई डिमांड डायनामिक, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। कंट्रोल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फेडरल रिजर्व जो कि यूनाइटेड स्टेट वाला है एंड यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू लाइक इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ओके, सो अब हम देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास क्या है। अब देखते हैं हम 2300 क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 2300 डेड मैनी मिसिंग्स एंड फ्लड फ्लैश फ्लड्स हिट लीबिया सिटी। अब यार लीबिया में क्या है ना, अभी ये आप देख रहे हैं किस तरीके से 2300 लोगों की लगभग डेथ हो गई है, और वहाँ पे क्या है फ्लड आया है। तो फ्लड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम क्या है। एट लीस्ट लगभग 2300 पीपल जो हैं वो एक्सपायर हो गए एंड 1000 बार रिपोर्टेड मिसिंग, और बहुत सारे मिस हो गए है ना लीबिया से आफ्टर आफ्टर कैटास्ट्रोफिक फ्लैश फ्लड। ठीक है, तो कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स के द्वारा। ठीक है, और कहीं इसमें देखा थोड़ा सा और डेटा देख लेते हैं। मैसिव डिस्ट्रक्शन सेटल्ड द सिटी ऑफ डेरना ए होम अबाउट 1 लाख पीपल्स, जब उसमें लगभग 1 लाख पीपल रहते थे, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी वो भी कोलैप्स हो गई, और हाउस या कार्स की बात करें वो भी वैनिस्ड हो गई। ठीक है, तो ये डेटा है। डेटा देखिए मैं बताऊं प्रीलिम्स के लिए तो आपको समझना क्या है इसमें। हमारे लिए क्या है प्रीलिम्स के लिए मैं बता दूं, उसमें हमारे लिए बॉर्डर शेयरिंग कंट्री जो लीबिया है। हालांकि लीबिया को मैंने कई बार पुश कराने की आपको पहले भी की थी, तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है लीबिया की। अगर हम बात करें तो लीबिया शेयर द बॉर्डर विद द सेवरल सेवरल कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, इनमें से कुछ कंट्री दिए हैं जैसे इजिप्ट। आपका देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर दे रहा हूँ तो दिख जाएगा। देखते हैं क्या है। इजिप्ट टू द ईस्ट, इजिप्ट आपको कहाँ मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा। सूडान आपको मिलेगा, ये देखें आप, साउथ ईस्ट में। ओके, चल, और उसके बाद है हमारे पास सूडान जो साउथ ईस्ट में मिलेगा। चाड की बात मिलेंगे, चाड की बात करते हैं तो ये साउथ में मिलेगा। नाइजर की बात करेंगे तो साउथ वेस्ट में मिलेगा, और अल्जीरिया की बात करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा साउथ वेस्ट में। तो 5 कंट्री है, ट्यूनिशिया यहाँ नहीं है, ये आपको याद रखना है। नहीं तो आप सोचे कि ट्यूनिशिया भी बड़ा शेयरिंग कंट्री है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है आपके पास। देखिए ये आपको मिल जाएगा इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। ट्यूनिशिया, या ये थोड़ा सा आप मुझे क्लियर करके बताएंगे, ट्यूनिशिया इज अ पार्ट्स ऑफ द लीबिया बॉर्डर शेयरिंग कंट्री और नॉट। ओके, इट्स योर ड्यूटी। सो अब हम देख लिया, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब देखते हैं क्या है। वर्कर सफर पेनोरी विद द डिले इन मनरेगा वेजेस। देखिए अभी इसमें बहुत सारी कहानी रही मनरेगा में। जैसे मनरेगा के बारे में थोड़ा सा भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, बट मैं आपको बताऊं अभी बिहार में क्या किया इन लोगों ने, उनका पेमेंट जो है वो डिले कर दिया। अब कारण क्या रहा, बहुत सारे कारण रहे होंगे। जैसे अभी इन्होंने लगभग आपके 61 लाख जो मजदूर थे उनको बाहर कर दिया था। रीजन क्या था, उनका जो डेटा था आधार कार्ड वाला और जॉब कार्ड वाला वो मिसमैच हो रहा था, है ना। अब आधार कार्ड और जॉब कार्ड में बार-बार बोल रहा हूँ, तो ये क्या है भैया, आधार कार्ड और जॉब कार्ड की बात करेंगे तो ये आपका आधार कार्ड तो हम लोग यूज़ करते हैं, बट जॉब कार्ड आपका बनता है जब आप मनरेगा में ड्यूटी करते हैं। ठीक है? तो इसका डेटा और इसकी डेटा की बात करें तो ये मिसमैच हो रहा था। इस चक्कर में इनको क्या कर दिया, आउट ऑफ कर दिया 61 लाख मज़दूरों को। ठीक है? तो और भी सारी कहानी रही, अभी इसमें अपडेटिंग भी चल रही है मनरेगा को लेके। सो अभी एक्चुअली में क्या हुआ, जो मनरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जिसको हम मनरेगा कहते हैं। ये स्कीम जो है बिहार के मुज़फ्फरनगर में इसको अभी क्या है थोड़ा-सा इन्होंने डिले कर दिया, जिस चक्कर में अब सीधी-सी बात है भई, जो लोग 100 डे के काम पे डिपेंडेंट हैं और उनका आप पेमेंट ही देना डिले कर देंगे, तो कॉमन सी बात है वो स्ट्रेस में आ जाएँगे। तो उसी के रिगार्डिंग है ये आर्टिकल्स। तो थोड़ा-सा हम मनरेगा की पहले डिटेल देख लें, उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो देखते हैं क्या है।
ठीक है। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा इज अ सिग्निफिकेंट सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है और उसके कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे मनरेगा को इसको इनेक्टेड किया गया 2005 में और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था भाई इनहांसिंग करना जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है इसकी रूरल हाउसहोल्ड्स की इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 दिन का काम दो इन्हें, वो भी गारंटी के साथ, ठीक है? और उनको वेतन दो। एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू बी अपस्किल मैनुअल वर्क्स, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं इसके स्कोप की बात करें, इस प्रोग्राम का स्कोप क्या है? ये प्रोग्राम प्राइमरली फोकस करता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल एरिया। इसका एम है क्रिएट करना ड्यूरेबल एसेट्स इन ए रूरल इंडिया, जैसे आपका रोड्स, पॉन्ड्स, बैल, है ना, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल इम्प्रूविंग द इनकम वेल बीइंग ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स, ठीक है? इसके इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हमने थोड़ी सा बैकग्राउंड देख लिया इसका क्या है और ये ऑपरेट्स किया जाता है ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? इसकी डिमांड ड्राइवन होती है फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द रूरल हाउसहोल्ड्स, ओके? इसके बेसिस की बात करें तो वर्कर एम्प्लॉयमेंट अंडर द मनरेगा में जो है वो एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस एट द रेट सेट बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट सेट करे उस हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाता है, ठीक है? अच्छा, अब गवर्नमेंट इसी में तो डिले कर रही है, यही चीज़ हमें थोड़ी-सी निकालनी थी कि गवर्नमेंट इसी में क्या कर रही है, भई डिले कर रही है, ठीक है? और ये थोड़े से नाम दिए गए हैं, ये डाटा अपने जैसे सुदामा देवी है ना? जो 33-37 साल की हैं, ठीक है? जो विधवा हैं और उनका जो रेज़िडेंस है वो आपका धवौली विलेज में पड़ता है अंडर द महमूदपुर, ठीक है? जो जिनकी पंचायत है, सुरा पंचायत है, उन्होंने बोला कि भई उनको पेमेंट नहीं मिला है ना? लगभग उनके 5 चिल्ड्रन हैं, अगर पेमेंट आप टाइम से नहीं देंगे तो बहुत सारी समस्याएँ हो जाएँगी। ठीक है, तो इसमें से हमें निकालना क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि ये कब इनेक्टेड हुआ, उसके बाद इसको कौन-सी मिनिस्ट्री देख रही है, ठीक है? कितने दिन का काम मिलता है, इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी थी, ओके? नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल्स क्या है हमारे पास इम्पोर्टेंट आयुष्मान भव। अब आप इसको देख के ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मत होना कि आयुष्मान भव क्या है? आयुष्मान भव वो आपका ये है जो है वो सॉरी ये आपका हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके लिए सेंटेंस लिखा होगा आयुष्मान भव। आप सोचेंगे पता नहीं ये क्या है? भैया इतनी तो स्कीम है कि आप याद नहीं रख सकते, पर आप थोड़ा-सा सेंटेंस याद रखना है कि आयुष्मान उसका क्या हो? भव, ठीक है? तो ये भ यू कैन से दैट उसका कल्याण हो, वो भी किसके थ्रू? हेल्थ के थ्रू। ये थोड़ा-सा आपको समझना है। ये स्कीम जो है आज टुडे लॉन्च हुई है, तो देखते हैं क्या है? विद द स्कीम इस स्कीम में क्या है? सॉरी, ओके। तो विद द आयुष्मान भव ये जो कैम्पेन है, पहले तो आपको इतना समझना है ये कैम्पेन है, इसको इनॉग्रेट किया गया बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है? वेडनेसडे को और वर्चुअली फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन, ठीक है? आज किया जाएगा और इसमें भई राष्ट्रपति भवन में, ठीक है? हेल्थ मिनिस्टर भी रहेंगे इसमें और इसका एम क्या है? तो आयुष्मान भव का एम है प्रोवाइड करना हेल्थ केयर सर्विस टू एवरी विलेज एंड टाउन इन द कंट्री। ये इसका एम है। तो आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट कुछ भी चीज़ है पढ़ने के लिए, तो आपको ये निकालना है इसका एम है प्रोवाइड करना हेल्थ केयर सर्विस टू एवरी विलेज एंड टाउन इन द कंट्री, ओके? उसके बाद इस कैम्पेन को स्टार्ट किसने किया है? तो वो किया गया है बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। क्लियर कट है यहाँ तक? उसके बाद हम आ जाते हैं और एम टू प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव नेशन वाइड हेल्थ केयर इनिशिएटिव। इसका एम देखिए प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव नेशन वाइड हेल्थ केयर इनिशिएटिव टू सैचुरेट कवरेज ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस रीचिंग एवरी विलेज एंड टाउन। ये खैर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखते हैं क्या है फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री क्या और लॉन्च करेगी? ये मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी आपका आयुष्मान आपके द्वार 3.0 वर्जन। 3.0 वर्जन यानी कि आयुष्मान आपके द्वार 3.0 वर्जन को भी लॉन्च कर रही है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये आपको याद रखना है। और इस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम क्या अलाउ करेगा? एलिजिबल बेनिफिशियरी इनरोल जो भी अंडर हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो भी इनरोल्ड हैं, उनको क्या मिलेगा? इनमें एक कार्ड मिलेगा, ओके? जिसका नाम है आयुष्मान आपके द्वार 3.0 वर्जन्स, ठीक है? ये क्लियर कट हो गया होगा हमारा। आगे चलते हैं फिर हम देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़, ओके? सो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना था कि आयुष्मान भव एक्चुअली में क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च कर रही है, ठीक है? और इसका एम है कि हर टाउन और विलेज में क्या मिलने? हेल्थ सर्विस मिले। ये इंडिविजुअल टारगेट नहीं कर रही है, ये टारगेट कर रही है आपका जो यू कैन से दैट टाउन में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, उनको क्या मिले? हेल्थ सर्विस मिले, ओके? सो नेक्स्ट देखते हैं एंड फूड सिक्योरिटी।
तो देखिए क्लाइमेट के फिनोमेना जो भी होते हैं, जैसे अभी फ्लड आ रहा है लीबिया में, तो उसमें ऐसी बात नहीं है कि और भी समस्याएँ नहीं होंगी। यस, फूड सिक्योरिटी को लेके भी बहुत सी समस्याएँ हो जाती हैं, अगर फ्लड कहीं भी आ जाता है। तो यही एक आर्टिकल्स है हमारा जिसके बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश की गई है कि भई क्या है, अगर हम एल निनो फेज़ की बात करें, जिसका एल निनो सदर्न ऑसिलेशंस यानी कि ईएनएफ, ठीक है? ये एक्चुअली में फिनोमेना है। ये आपका ईस्टर्न और सेंट्रल ट्रॉपिकल जो पैसिफिक ओशियंस है, वहाँ पर ये आया आता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो आपका यू कैन से दैट साउथ वेस्ट मानसून्स है ना? ये बहुत सी चीज़ें अफ़ेक्ट करता है। एल निनो की बात करें, ये एक्चुअली में क्लाइमेट का दू अलग यू कैन से दैट इट्स अ फिनोमेना, और इसमें एग्रीकल्चर कई तरीके से रिड्यूस होती है, ठीक है? जैसे आप अगर कोई फ्लड आ गया, ठीक है? तो फ्लड आने के बाद अब क्या होगा वहाँ पे? क्या होगा कि भई वहाँ पे जैसे कृषि हो रही थी, कोई भी फसल हो रही थी, तो कुछ तो टाइम पीरियड लगेगा ना उस चीज़ को बैलेंस करने में। यानी कि मान लीजिए वहाँ स्लाइड हो गया, ज़मीन जो है आपकी स्लाइड हो गई। ज़मीन स्लाइड होने के बाद अब क्या होगा? उस एरिया में अगर हमें रीस्टार्ट करना है तो टाइम लगेगा, है ना? कि मान लीजिए वहाँ पे फिर हमने मिट्टी डलवाई, उसके बाद फिर हमने रीस्टार्ट किया, तो टाइम तो लगेगा उसमें, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग है ये। सो डिलेइंग होता है, जैसे आपका उसमें फिर और भी बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं, है ना? और टेम्परेचर जो होता है वो कई बार ऐसा भी हो जाता है आफ्टर द फ्लड बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है ना? और कई सारे इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ते हैं, है ना? जैसे आपका ग्रोथ को लेके या सॉइल मॉइस्चर को लेके। अगर हम सेंट्रल इंडिया की हाइलैंड्स की बात करें तो लगभग 36 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आपके 36 डिस्ट्रिक्ट जो आपके पड़ेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ठीक है? जो क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट में आते हैं, है ना? और क्रिटिकली फॉर आवर वाटर, फूड एंड इकोलॉजी की सिक्योरिटी, और वहाँ पे इन चीज़ों की समस्या है। तो इस आर्टिकल्स में यही बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से आफ्टर द फ्लड या फिर आपका एल निनो सदर्न ऑसिलेशंस है, ठीक है? ये भी एक फिनोमेना है जो आपका यू कैन से दैट इससे कई सारी चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं, ओके? अच्छा, तो इस आर्टिकल्स में जो मैंने आपको बताया बाद-बाकी डेटा है अपने प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा-सा हम देखते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए अभी एनालाइज़िंग वेयर इंडिया स्टैंड इन द जी20 समिट्स। तो जी20 समिट्स हुई, है ना? अभी 9 टू 10 सितंबर इन दिल्ली, और इसमें आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि जी20 जो कंट्री हैं वो कौन-कौन से होते हैं, ओके? जी7 पढ़ना है और जी8 पढ़ना है। हालाँकि मैंने ये करा दिए हैं, अगर आप लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको ये मिल ही जाएँगे। अच्छा, अब इसमें बताने की कोशिश क्या की गई है, मैं बता दूँ आपको कि ये 18th जी20 समिट्स थी, है ना? जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई, और इसका फोकसिंग था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, है ना? फूड सिक्योरिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, एनर्जी डेवलपमेंट को लेके, हेल्थ केयर को लेके, या फिर डिजिटलाइज़ेशंस को लेके, है ना? इन सब चीज़ों को लेके था। और उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें डिस्कस किया गया था जैसे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर को भी डिस्कस किया गया, ठीक है? उसके बाद हम और उसमें देखते हैं, जैसे ये एक्चुअली में इंडिया ने सक्सेसफुली इसको ट्रांसफ़र कर दिया किसको, जो अब ये समिट्स होगी कहाँ पर आपके ब्राज़ील्स में, ओके? उसके बाद हम देखते हैं फिर क्या है हमारे पास, ये एनालाइज़िंग इवैल्यूएट इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन रीसेंट decades across various socio-economic metrics in the comparisons of it for G20 summits। G20 में मैंने आपको बताया कि भाई कौन-कौन सी कंट्री होती हैं, जिससे आपने उसको बाय द न्यूमोनिक भी याद किया होगा अपने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। न्यूमोनिक में मैंने आपको बताया था कि आपको याद करना है इसमें, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो उसमें हमें याद करना था जूस, ठीक है? रशियन गर्लफ्रेंड ऑफ मैं आईआईटी एसएससी ये जी20 कंट्री है, ठीक है? इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ आपको, इसको आप एक बार देख लेंगे लास्ट वीडियो में जाके। अभी मैंने जी20 को डिस्कस किया है, ठीक है? तो उसी के बारे में थोड़ा-सा दिया है यहाँ पे, ये आपका कौन-कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रशिया है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन यूनियन है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, मैक्सिको, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है? ये कुछ चार्ट दिए गए हैं, चार्ट को आप एक बार देख लेंगे क्या है, क्या नहीं है। और थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये सक्सेसफुल इसलिए हो रही कि इसमें अफ्रीकन यूनियन, ठीक है? अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात कही गई, और एक कंट्री और है जिसको शामिल करने की बात कही, तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे, ओके? अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल्स पे, क्या है हमारे पास। थोड़ा-सा देखें कि अभी मणिपुर में थोड़ा-सा वॉयलेंस शांत है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल दिया है। 3 कुकी जू पर्सन्स किल इन अ फ्रेश वॉयलेंस इन मणिपुर कांगपोकपी।
है ना? ये हालाँकि मैंने कराया था आपको बहुत अच्छी तरीके से कि प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहले तो हमें मणिपुर की जो भी ट्राइब्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है? उसके बाद ये कुकी, मैती एंड जू ट्राइब्स के बीच जो भी फाइट हुई, तो उसमें से 2 महिलाओं को नेक्ड मार्च कराया गया बाय द अदर ट्राइबल पीपल्स और इसी के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा मुद्दा उस हाइलाइटेड हो गया, फिर बहुत सारी समस्याएँ रहीं, 1-2 महीने नेट भी बंद रहा इसमें, ठीक है? तो अभी भी ऐसी बात नहीं है, शांत है बट यहाँ भी अभी भी वायलेंस जो है, वो हो रहा है, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट जो हमारा होता है एमसीक्यू देखने का, उसको देखते हैं हम क्या है, क्या नहीं है। सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट इसको मैंने रीड कर दिया था, बट मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू कराने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे देखेंगे प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल्स व्हाइल्स एनिमल सेल डू नॉट यानी कि जो सेलुलोज सेल होती हैं, वो प्लांट में होती हैं, ना कि एनिमल्स में। तो ये वाला अगर हम देखेंगे, तो ये हमारा कहीं तक एमसीक्यू ये वाला जो है, ये फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट अगर हमारा ठीक है, तो ये तो गया। अब हमें चेक कौन-सा करना है? 3 अगर हम चेक कर लेंगे, तो आंसर तक हम पहुँचने के पूरे-पूरे चांस में रहेंगे। सो देखते हैं दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला कर लेंगे, तो भी हम आंसर तक पहुँचने के चांस में रहेंगे, ओके? हो गया? उसके बाद है फिर हमारे पास प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेंबर अनलाइक एन एनिमल सेल डू। ये थोड़ा-सा आपको अगर नहीं भी पता है ना, हम ऐसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे? उसके बाद है मैच्योर प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वहीकल्स ठीक है, व्हाइल्स एनिमल सेल्स हैज़ मैनी स्मॉल वहीकल्स। ये बहुत आपको लग रहा होगा ना कि ये थोड़ा-सा जैसे अगर मैं हिंदी में देखूँ, तो हिंदी में आपके पास निकल के आ जाएगा कि जबकि प्राणियों और कोशिकाओं में अनेक छोटी राजधानियाँ होती हैं। ये कहीं तो ठीक लग रहा है मुझे, है ना? तो थर्ड वाला हमारा सही है, तो ये भी चला गया हमारे पास, ठीक है? अब हम 2 वाले तो हमें निकालना ही पड़ेगा भाई, तभी आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज़्मा, ठीक है? मेंबर अनलाइक एनिमल सेल्स ये उल्टा दिया है। तो इसका मतलब ये है, दूसरा वाला हमारा गलत है, तो आंसर क्या हुआ? 1 एंड 3 ओके। सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। अभी थोड़ा-सा आपका टाइम कम होने की वजह से थोड़ा-सा एडिटोरियल हम नहीं देख पा रहे हैं, बट एडिटोरियल कुछ इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। हालाँकि अब अगर आपको लगे तो देख लीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए मैं तो करा रहा हूँ, है ना? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, प्रीलिम्स के देख रहा हूँ मैं, ठीक है? मेंस का भी इतना हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और एक आर्टिकल इसके बारे में आपको मेरे को डिटेल देनी है, कावेरी जो रिवर है, इसकी ट्राइब्यूटी मेरे को बतानी है लेफ्ट एंड राइट। ये हालाँकि मैं आपको करा चुका हूँ पीसी में, तो आप अगर मेरी वीकली वाली करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगी, ओके? सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।